नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह और आप देख रहे हैं टाइम 8। पीछे बैकग्राउंड पर जो तस्वीर और टेक्स्ट नज़र आ रहा है उसमें लिखा हुआ है कि लोगों की लाशों पर नीतीश कुमार का एम्बुलेंस घोटाला। इतनी बड़ी बात आखिर क्यों कही जा रही है? आखिर नीतीश कुमार जो खुद को सुशासन बाबू कहलवाना पसंद करते हैं, उनके नाम के साथ घोटाला, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बिहार में बीते 2 दिनों से एक खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। खबर ये कि जेडीयू के एक सांसद के परिवार से जुड़ी हुई कंपनी को 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस का टेंडर दिया गया है और वो ये कंपनी है जो बीते 5 सालों से बिहार में एम्बुलेंस का संचालन कर रही है, लेकिन तमाम अनियमितताओं के बावजूद उसे एक बार फिर से एम्बुलेंस संचालन का जिम्मा दिया गया है। इस खबर पर हम आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले 3 साल पुराने मैं आपको अपने कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी और देश में लॉकडाउन लगाया गया था, उस समय देश के अलग अलग कोनों से तस्वीरें आ रही थीं चित्कार की। बिहार की इस तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। 10 अप्रैल 2020 को ये ट्वीट मैंने किया था, जिसमें एक महिला अपने मर चुके बच्चे को गोद में लेकर जहानाबाद, जो कि बिहार में पड़ता है, वहां सड़क पर दौड़े जा रही थी और इस तस्वीर ने पूरी दुनिया की नज़र अपनी तरफ खींची थी। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया और दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने इस वीडियो को देखा था। इस वीडियो में जो इस बच्चे के पिता थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि अरवल से जहानाबाद वो अपने बच्चे को टेम्पो पर लेकर आए। उन्होंने एम्बुलेंस के लिए कॉल ज़रूर की थी, लेकिन एम्बुलेंस आई नहीं। जहानाबाद अस्पताल में जब अपने बच्चे को वो लेकर गए तो वहाँ से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन जहानाबाद अस्पताल में एम्बुलेंस होने के बावजूद उनके बच्चे को एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई गई। मेरे इस वीडियो को देश और दुनिया के तमाम न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने चुना और अपनी प्लेटफॉर्म पर चलाया, लेकिन उन्होंने इस खबर को यहीं छोड़ दिया। मैंने उस खबर को पकड़े रखा और ये तहकीकात की कि आखिर बिहार में एम्बुलेंस चलाने की जिम्मेदारी है किसकी। तब सबसे पहले ये पता चला कि पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 1992 से शराब के कारोबार में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में लगी हुई थी, उसे बिहार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने 2016 में जो टेंडर निकाला था, उसके बाद बिहार में एम्बुलेंस संचालन का जिम्मा दिया। आप अगले ट्वीट में देख पाएंगे कि पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जेडीयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के परिवार से जुड़ी हुई कंपनी है, उसने और सम्मान फाउंडेशन ने मिलकर बिहार में ये ठेका हासिल किया 2017 में। 24 जुलाई 2017 की वो तारीख थी, जिसके 2 दिन बाद 26 जुलाई 2017 को बिहार में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर वापस एनडीए में अपने कदम लाए थे, लेकिन तब तक ये टेंडर दिया जा चुका था। पूरी इस घालमेल के दौरान अगर आप देखेंगे तो मैंने उस समय कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल निकाले थे, जिसमें यह बताया गया था कि आखिर इस कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन हैं। और उस समय के दस्तावेजों के मुताबिक सुनील कुमार, जितेंद्र कुमार, विजय कुमार, जो कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटे हैं। इसके अलावा आपको नीचे एक नाम मोनालिसा का नजर आ रहा होगा, जो कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की बहू हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई और ऐसे नाम हैं जो कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के परिजनों के नाम हैं। हालांकि चंदेश्वर चंद्रवंशी, जो कि जेडीयू के सांसद हैं, उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस कंपनी में नहीं है, लेकिन उनके परिवार के अधिकांश सदस्य इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और डायरेक्टरशिप उनके नाम है। 2 साल तक उनके जो बेटे हैं जितेंद्र कुमार, वो इस कंपनी में डायरेक्टर थे। ये 2020 में उपलब्ध जो डेटा है और जो कागजात हैं, उसके आधार पर मैंने ये बात उस समय आज से 3 साल पहले कही थी। मार्च 2017 में वो कंपनी के डायरेक्टर बने और कुछ ही महीनों बाद, गिन के 2-2.5 महीने बाद ही इस कंपनी को जुलाई में पूरे बिहार में एम्बुलेंस संचालन की जिम्मेदारी दे दी गई। उस समय उनके पिता चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी सांसद नहीं थे, बल्कि बिहार विधान परिषद के सदस्य थे और साथ ही साथ जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। यानी कि एक महत्वपूर्ण पद पर रहने के दौरान ही उनके परिवार से जुड़ी कंपनी को बिहार में 400 करोड़ रुपए का एक ठेका मिला, जिसके अंदर 650 एम्बुलेंस संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस खबर पर हम आज क्यों बात कर रहे हैं। तो दरअसल हुआ यह है कि जो पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, जो कि 2017 से 2022 तक उन्हें बिहार में
एम्बुलेंस संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी, उस पर जो खुलासा मैंने 2020 में किया था, उसी कंपनी को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सार्वजनिक की है और यह दावा किया है कि बीते 31 मई को 1600 करोड़ रुपए का एक टेंडर पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। यह वही कंपनी है जिसके ऊपर भारी अनियमितता के आरोप लगे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2019 से लेकर 2021 2 साल के दरमियान 12 ऐसी ऑडिट रिपोर्ट की गई जिसमें ऑक्सीजन की कमी, साफ सुथरा एम्बुलेंस न पाया जाना, संसाधनों की कमी, मैन पावर की कमी, ऑक्सीजन ना होना, एक्सपायर्ड दवाइयां होना, ये तमाम अनियमितताएं इन ऑडिट रिपोर्ट्स में पाई गई थी, जिसका एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है कि 4 अक्टूबर 2019 को 7 एम्बुलेंस का इंस्पेक्शन किया गया, 13 फरवरी 2020 को 7 अलग अलग एम्बुलेंसेस के इंस्पेक्शन किए गए, उसी तरह फरवरी 2021 में 11 एम्बुलेंसेस के इंस्पेक्शन किए गए और इन सारे इंस्पेक्शंस में आपको अगर नजर आएगा तो किसी न किसी तरीके की अनियमितता मिली। पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को यह टेंडर दिए जाने के दौरान तमाम तरीके के आरोप लगे। आरोप लगा कि टेंडर के दौरान जो इसके पेपर्स थे वो लीक किए गए और ये आरोप किन्हीं और ने नहीं बल्कि आरजेडी के 3 विधायकों ने जुलाई 2022 में लगाया। तब बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे और उन्हें पत्र के जरिए ये कहा गया कि इस टेंडर प्रक्रिया में दोबारा से ये कंपनी दाखिल हो रही है और उन्होंने पेपर लीक के जरिए फायदा उठाया है। इसके अलावा जो पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के पिछले सहयोगी थे यानी सम्मान फाउंडेशन, जो कि 2017 से 2022 तक उनके साथ काम किया, वो पटना हाई कोर्ट गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जो पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड है उनके पास ना तो पर्याप्त साधन है और ना वो टर्नओवर है जिसकी जरूरत पड़ती है इस तरीके के टेंडर हासिल करने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक किए गए, जो नियम कायदे थे वो बदले गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि अगर कोई बिडर अकेले बिड कर रहा है तो उसके पास कम से कम 750 एम्बुलेंस, जिसमें से 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होने चाहिए। इसके साथ ही कम से कम 75 सीटों वाला कॉल सेंटर होना चाहिए जो उन्होंने बीते 3 साल में चलाया हो। लेकिन ये कोई भी क्राइटेरिया पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड फॉलो नहीं कर रहा था, जिसको लेकर यह दावा किया गया है कि जो सरकार है उसने बिडिंग के नियम ही बदल दिए और यह कहा कि 40 लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाले एम्बुलेंस और 50 सीटों का कॉल सेंटर ही मान्य होगा। इसके अलावा 2022 मई के महीने में एक और बड़ा बदलाव किया गया, जहां यह कहा गया कि जो बिडिंग होगी उसमें न सिर्फ क्वालिटी बल्कि बिडिंग का जो अमाउंट होगा उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन बाद में एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया कि नहीं, जो बिडर होगा उसका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो बिडिंग अमाउंट है उसके ऊपर किया जाएगा। तो ये वो तमाम दस्तावेज हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से 2020 में जो मैंने खुलासा किया था, जिसको लेकर खुद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया था, उस बच्चे की मौत में किस तरीके से अनियमितता बरती गई थी। एम्बुलेंस मौजूद होने के बावजूद बच्चे को वो एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई गई थी और ये सिर्फ यहां तक की बात नहीं थी। उसके बाद जो मैंने दस्तावेजों के आधार पर खुलासे किए कि दरअसल जो पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं, जिसके ऊपर आज जाकर हाई कोर्ट रेड फ्लैग कर रहा है, उसके ऊपर मैंने 3 साल पहले सवालिया निशान खड़े किए थे लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ये हैं संजय कुमार, जो कि उस समय बिहार के हेल्थ सेक्रेटरी हुआ करते थे। जब मैंने ये कहा कि बिहार में एम्बुलेंस का काम देखने वाली संस्था सम्मान फाउंडेशन, जो कि पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कंसोर्टियम बनाकर काम कर रही थी, उस संस्था सम्मान फाउंडेशन के जो संचालक हैं इरफान आलम, उनके संजय कुमार जो कि बिहार के हेल्थ सेक्रेटरी थे, उनके साथ नज़दीकी संबंध है। इसका जवाब देते हुए संजय कुमार ने उस समय कहा था कि वो इरफान आलम को 2011 से जानते हैं, वो पढ़े लिखे हैं और अपनी शिक्षा से सोसाइटी को कुछ वापस करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं लगातार उस समय संजय कुमार से ये सवाल करता रहा कि आखिर जो खुलासे मैंने किए हैं कि किस तरीके से पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड और सम्मान फाउंडेशन
जो कंसोर्टियम के तहत बिहार में एम्बुलेंस का संचालन कर रहा है उसमें किस तरीके की अनियमितता है, उसको लेकर मैंने एक और ट्वीट किया, एक और सवाल पूछा। तब जाकर संजय कुमार ने ये कहा कि आई शेयर योर कंसर्न ओवर द ट्रेजिक डेथ ऑफ द चाइल्ड। डीएम जहानाबाद हैज सबमिटेड अ रिपोर्ट एंड अप्रोप्रिएट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट ऑल फाउंड नेग्लिजेंट। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी जांच प्रक्रिया में अस्पताल का एक मैनेजर, 2 डॉक्टर और 4 नर्सेज के ऊपर कार्रवाई हुई थी, जबकि कार्रवाई होनी चाहिए थी इन पशुपतिनाथ प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है और जो सम्मान फाउंडेशन है जो कि एम्बुलेंस चलाती है। और उस अस्पताल में एम्बुलेंस होने के बावजूद उस बच्चे को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई समय पर, और एक रोती बिलखती माँ अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर सड़क पर भागती रही। दिल चीर देने वाली वो तस्वीरें, लेकिन एक्शन क्या हुआ वो सबके सामने है। मैंने संजय कुमार से और भी कुछ सवाल पूछे और उसके ऊपर जो उनके जवाब है वो हैरान करने वाले थे। मैंने कुछ जो बातें कही थी कि उनके साथ उनके संबंध है, तो उनका ये कहना था कि यदि आपके सूत्रों के पास घालमेल की जानकारी है तो उन्होंने क्या किया, कानाफूसी करना हमारी पुरानी आदत है। आई विल बी हैप्पी टू टेक एक्शन इफ यू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ इरेगुलरिटीज। इंडियन एक्सप्रेस ने 3 साल बाद कुछ एडिशनल दस्तावेजों के साथ ये इरेगुलरिटीज का खुलासा किया है। तो सवाल संजय कुमार से भी पूछा जाएगा कि जो सवाल मैं 3 साल पहले उनसे पूछ रहा था, जो मैंने अपने आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने निकाले थे, चाहे वो शेयर्स के पेपर हों, चाहे वो बिडिंग के पेपर्स हों, जिसके ऊपर अगर सरकार चाहती तो 3 साल पहले एक्शन ले सकती थी। 2020 में जो दस्तावेज पूरे देश में किसी शायद दूसरे पत्रकार और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं था, उन दस्तावेजों के आधार पर मैंने कुछ खुलासे किए थे। सोशल मीडिया पर उसकी काफ़ी चर्चा हुई, तमाम न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने उसे पिक भी किया, लेकिन वही कार्रवाई के नाम पर ढाक के 3 पात। जैसा मैंने आपको बताया कि एक मैनेजर, 2 डॉक्टर और 4 नर्सेज के ऊपर लापरवाही बरतने के आरोप में उन्हें सस्पेंड किया गया था। लेकिन उनका क्या, जो बीते 6 सालों से बिहार में एम्बुलेंस का संचालन कर रहे हैं, नियमों की अवहेलना करके उन्हें वापस से टेंडर दे दिया गया। और जो उनके साथ काम कर रहे थे सम्मान फाउंडेशन के लोग, वो अब कोर्ट जा चुके हैं ये कहते हुए कि पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास कोई संसाधन नहीं है। और ये खुद जो जांच रिपोर्ट आई है, जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये खुलासा हो रहा है। तो सवाल ये कि जिस दौरान बिहार में लोगों की जानें जा रही थी, सरकार आंकड़े छुपाने में व्यस्त थी, लोग एम्बुलेंस के लिए तरस रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहे थे, उस दौरान एक ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया जिसके पास ना तो पर्याप्त संसाधन है, ना उनके एम्बुलेंस में ऑक्सीजन है, ना दवाइयां हैं, जो दवाइयां हैं वो एक्सपायर्ड हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि उस दौरान इस लापरवाही की वजह से कितनी लोगों की जान गई होगी, और आखिर इन जानों का कौन जिम्मेदार है, ये सवाल पूछा जाएगा। वो भी तब जब इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद तमाम नियमों को बदलकर एक ऐसी कंपनी को जिम्मेदारी दी गई जो सालों तक शराब के धंधे में थी। 2016 में शराबबंदी लागू की गई बिहार में, उससे पहले ये कंपनी शराब का डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। जेडीयू के एमपी के परिवार की कंपनी है। शराबबंदी के बाद कोई तो काम मिलना चाहिए था, तो बिहार में एम्बुलेंस चलाने की जिम्मेदारी मिल गई। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई टर्नओवर नहीं था, फिर भी 2017 में ये कंपनी ये बिड हासिल करती है। और 2022 में जब ये दोबारा बिड निकलती है तो नियमों को बदल दिया जाता है। सम्मान फाउंडेशन के लोग हैं वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने पहले स्टे लगाया, लेकिन बाद में ये कह दिया कि नई प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसके खिलाफ सम्मान फाउंडेशन के लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को ये कहा कि इसके बारे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था देखी जाए। हाई कोर्ट ने अभी तक कोई निर्णय नहीं सुनाया है। बावजूद इसके बिहार सरकार इतनी जल्दबाजी में थी कि बिना हाई कोर्ट के फैसले आए ही 1600 करोड़ रुपए का एक टेंडर ऐसी कंपनी को दे दिया जिसके पास कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, और जो एक्सपीरियंस है भी वो विवादों से घिरा हुआ है। सवाल ये कि जो कंपनी अपने पार्टनर के साथ मिलकर 650 एम्बुलेंस 5 साल में ढंग से नहीं चला पाई, वो कंपनी अकेले 2125 एम्बुलेंस कैसे चला पाएगी? क्या ये बिहार में लोगों की लाशों पर नीतीश कुमार का एम्बुलेंस घोटाला तो नहीं?